चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। बनते हैं मित्रों, नमस्कार। आज हमने हालांकि सीडीपी तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक इस बार पूछ लिया, लगे हाथ पेपर 1 में देखने को मिल जाता है। फिर भी हमने पेपर 2 के अंतर्गत बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन को उठाया हुआ है। आप देखेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे रहा ये प्रश्न, तो सीडीपी का एकदम पूर्णतया एनालिसिस जी, जो कि अन्य विषय में भी मददगार होता है। पेपर 1 में कितना पेडागोजी 90 क्वेश्चंस, और इधर आपके 75 से 80 क्वेश्चन पेपर 2 में लगभग रहते हैं पेडागोजी के। चले, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन कहता है, पढ़ाई लिखाई का प्रदर्शन, बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है। क्या अचानक तो नहीं सुधरा, यानी कि स्थिरता से वो धीरे धीरे वृद्धि होती है। स्थिरता से धीरे धीरे वृद्धि होती है। एरिक एरिक्सन, और देखिएगा एंटिटी वर्सेज इंक्रीमेंट। प्रीति, वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश कर जाता है, यानी वो लाभ जिसे न मिले उसे डिप्राइव्ड कहते हैं, वंचित परिवेश। तो वंचित परिवेश यानी ये देखिए ना, आनुवांशिकता यहां ले रहे हैं लोग उत्तर, इसे नहीं लेना है। आनुवांशिकता तो स्थिर होती है, पैतृक जीन्स होती है। यहाँ पे कहां आनुवांशिकता की बात है। आप कह रहे हैं बौद्धिक, क्या बौद्धिक क्षमताओं में? अरे बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आया। सुधार किससे आएगा? पर्यावरण से ना, केवल पर्यावरण तो नहीं है। अच्छा, विभेदीकरण बनाम एकीकरण नहीं, निरंतरता बनाम अनिरंतरता, कंटिन्यूटी बनाम डिसकंटिन्यूटी। इधर कह रहा है एंटाइटी, स्थिर। क्या है? बौद्धिक क्षमता में धीरे धीरे सुधार आता है, यानी जो स्थिरता होती है ना, उसमें वृद्धिशीलता। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो और प्यारा उत्तर होगा। सर उल्टा ना हो गया फिर? कहता है कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस, यही रहता डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस, इसको उत्तर ले लेते। ये देखिए ना, यहां निरंतरता माने पहले बौद्धिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी है, कंटिन्यूअस, और निरंतरता माने बाद में खराब हो गई। यहां क्या कह रहा है? धीरे धीरे सुधार आता है। आप प्रश्न को पढ़ोगे, आप समझो जी। क्या कहता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ग्रेजुअली, धीरे धीरे इंप्रूव इन चिल्ड्रन हु लीव डिप्राइव्ड सेटिंग्स, जो छोड़ देते हैं अपने अपवंचित समूह को, अपने अपवंचित वाली स्थिति को। एंड एंटर, और प्रवेश कर पाता। ये देख रहे हैं, अपनी स्थिरता, गंभीर स्थिति को छोड़कर, एंटिटी को छोड़कर इंक्रीज होने वाला, वृद्धि होने वाला, एंटर कर जाता है एनरिच्ड वाले सेटिंग्स में। यही तो है। द अबव आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स प्राइमरली टुवर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो बी, नहीं मारिएगा ये आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण। आनुवंशिकता की बात कहां? चलिए, निम्न कथन कथन को पढ़िए। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं, बचपन को एक ही श्रेणी में, यानी सभी का बचपन, हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक अंतर को खोया हुआ पाने लग जाते हैं। जब सबके बचपन को एक जैसा देखते हैं, सबका बचपन यानी गति विकास की अलग अलग होती है, तो सबका बचपन कैसे एक ही श्रेणी में आप ले सकते हो? सोच के देखना। इसीलिए ये बात जो है ना, कि बचपन एक ही श्रेणी में, व्हेन वी लुक एट चाइल्डहुड एज अ सिंगल कैटेगरी, नहीं मल्टीपल कैटेगरी, बहुआयामी होती है ना। तो कहता है बिटवीन चिल्ड्रन विथ रिगार्ड्स टू जेंडर, एंटिटी, एथनिसिटी, सोशल क्लास। तो कल्चरल डिफरेंस में क्या लूज आउट, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। उनमें बेहतरीन जो है ज्ञान का कौशल विकसित नहीं होगा। यहां तो यही कह रहा है ना, नहीं समझना चाहिए, खो देता है। मतलब बात तो सही हो गई।
एक ही श्रेणी में नहीं समझना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका बचपन, लालन पालन, उनका विकास क्या होगा, हम खो देंगे। बात तो सही बोल रहा है। आगे, रीजन, बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। मतलब कॉन्सेप्ट कैसा है भाई, कंस्ट्रक्शन सोसाइटी का, यानी समाज का। माता पिता परिवार में ही तो बच्चा, दोस्तों में ही तो बच्चा लालन पालन, खेलना धूपना होता है। यानी सामाजिक सत्ता, सामाजिक संरचना, सामाजिक संकल्पना होती है। कौन, चाइल्डहुड। बात तो सही है। अब देखिएगा, यहां भी कह रहा है सामाजिक, जातीय, समाज के बारे में। तो आप क्यों ना कहेंगे ए नंबर हमारा सही है, कि व्याख्या कर रहा है। ये जो रीजन है ना, ये व्याख्या कर रहा है। ये जो सामाजिक आप देख रहे हैं ना, ये वर्णन करता है, इसीलिए ए नंबर सही है। और मित्रों, 15 दिसंबर 2024 का ये प्रश्न आपका प्यारा सा, बने रहिएगा। और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, पैटर्न यही रहेगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूं। आप देखना, और मैं भी बना रहूंगा, मेरा ये वीडियो भी बना रहेगा कि हमने कोई बात बोली थी आपको। देखिए, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा। माथा क्या होता है ना, तार छोड़ने लगेगा, आप वीडियो से भाग जाओगे। आप जो है ना, दूसरी चीजें, फिर पेट में भूख या नींद सताने लग जाती है। पेट में नहीं, आंख में। अरे भूख नहीं, भूख पेट में, आंख नींद में, नींद आंख में। ये सब क्या होगा, नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा, ये कोडिंग क्या है ना, बदल जाता है परीक्षाओं में। ए वाला कभी सी में दे देगा, डी में, तो आंख खोल के बनाइएगा। अगला, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का तरफदारी करने वाले, हिमायती, तरफदारी करने वाले, मानने वाले, इनमें से किस कथन से एग्री होंगे, सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं हिमायती यानी चाहने वाले, इस शब्द को आप समझ चुके हैं। बचपन एक अलग जीवन चरण है। अरे सामाजिक जीवन चरण है, तो कहते बच्चे के रूप में वे क्या है, बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे, ज्यादा महत्व रखता है। यहीं पर तो बात हजम नहीं हो रही है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और उन्हें समाज उन्हें भ्रष्ट करता। अरे बाबा, मम्मी पापा परिवार समाज ही तो है, भ्रष्ट कर देता है। छी यार, राम रे राम। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड, कहते बच्चा असभ्य होता है स्वाभाविक रूप से। बात तो गलत है। सामाजिक शांति आर्थिक संदर्भ में बच्चा पैदा होता है और पृष्ठभूमि उनके विकास को क्या करता है, मदद करता है, प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, विकास के डैश आयाम के तहत कौन सा आयाम जिसमें ना साथी दोस्त के साथ परस्पर संबंध बिताता है बच्चा। ठीक है। और ये देखिए 14 दिसंबर 2024 का प्रश्न है। और कौन सा आयाम में दोस्त, मुहिम, साथी, संगति के बीच बच्चा घुलता मिलता है। आप मुझे बताइए, संज्ञान लीजिएगा क्या, भाषा, भौतिक। अरे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। और मित्रों आप देखिएगा ना, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत कहता है मानसिक संवेग जो होता है ना, जो भावनाएं हैं, संवेग, वो समाज से ही जुड़े रहते हैं। दोस्तों से, मित्रों से, साथी संगति, परिवार से जुड़ा होता है। उन्हीं के बीच लालन पालन होता है, साथी में, दोस्तों में, परिवार में। ऐसी भावनाएं किससे जुड़ी होती हैं, तो परिवार से। इन्हीं के साथ हमारा क्या होता है संबंध, कैसा, पारस्परिक संबंध। यही तो है साइको सोसाइटल, यानी सोसाइटी से सोशियल थ्योरी। किसका, एरिक एरिक्सन, जिन्होंने 8 चरण दिए हुए हैं मनोसामाजिक सिद्धांत के, कि प्रत्येक मनुष्य को ना 8 चरण से गुजरना पड़ता है। एरिक एरिक्सन कहते हैं व्यक्ति का विकास जन्म से वृद्धावस्था तक चलता रहता है, किसमें, 8 चरणों में। अगर यह संघर्ष सही ढंग से नहीं हो पाया पूरा, तो मनुष्य कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति में बना रहता है। जैसे पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 1.5 वर्ष, जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था।
तो विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। देखिए, एक बच्चे का जन्म हुआ, यदि माता पिता उसे बेहतर ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं, मम्मा दुग्धपान टाइम पर करवाती है, तो उसे बच्चे को क्या होगा? विश्वास, ट्रस्ट होगा। वरना बच्चे में मिसट्रस्ट आ जाएगा, अविश्वास। जैसे सौतेली माँ अक्सर करती है बच्चे को, ये डांट दिया, डपट दिया, तो ये 0 से 1.5 वर्ष चलता है, 1.5 वर्ष का उम्र। तो इसी को आप क्या कहते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास। जैसे कि आप देख पा रहे हो ना, इस अवस्था में जो पहली वाली अवस्था है। अच्छा, इसमें क्या होता है? मुख्य भाव है यहाँ पर क्या? आशा। आशा है मम्मा पापा की तरफ, आशा से बच्चा भरा रहता है, आशा वाला पाया जाता है। होप मुख्य भाव पूछ लिया जाता है पहली अवस्था में, हालांकि पहले खूब पूछे जाते थे। ठीक है, चलिए। यदि समय पर भोजन मिल जाए, सुरक्षा, प्यार, दुलार मिल जाए, तो बच्चे को क्या होगा? ट्रस्ट। और नहीं तो बच्चे को देखभाल में कमी कर दो तो बच्चे में मिसट्रस्ट हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा। यही पहला वाला एरिक एरिक्सन का आपका चरण है कि विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा है स्वायत्ता, यानी कि खुद पर विश्वास होना, मैं कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूँ। स्वतंत्रता, ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमी, एक बाथरूम में छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, खुद से ही वो कपड़े को साफ करने लग जाता है, मम्मा मैं कर लूंगा, खुद से ही टॉयलेट वगैरह जाने लग जाता है, मम्मा पुट्टी। लेकिन मम्मा डांट देती है कभी कभी, क्योंकि बच्चे गलत ढंग से करते हैं यार, बच्चों का केयर होता है। लेकिन बच्चों को क्या लगता है ना, हम नहीं कर पाते तब ना मम्मा ने डांट दिया, तो उसे ना संदेह होने लग जाता है, डाउट होने लग जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं? स्वायत्ता बनाम संदेह या फिर लज्जा। सेम, क्या? ऑटोनोमी वर्सेस सेम या फिर डाउट। ये ना 1.5 से 3 वर्ष तक उम्र चलता है, 1.5 से 3 वर्ष, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, याद रखिएगा, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। इस उम्र में बच्चा स्वयं काम करने लग जाता है, फुदुक फुदुक करके गिलास लाने चला जाएगा। पापा जी बोलेंगे मम्मा को, अरे भाग्यवान चश्मा मेरा लाना, बच्चा जाएगा फुदुक फुदुक, पापा ये ला, पापा ये ला, फुदुक फुदुक चला जाएगा। यदि वही गिर गया बच्चा लाने में, पापा का चश्मा टूट गया, कैसा पापा डांट देते हैं, तो बच्चे को संदेह हो जाता है कि मैं नहीं कर पाता, पापा ने मुझे डांट दिया इसीलिए। तो बच्चे में क्या पैदा हो जाता है? भ्रम। यही तो है संदेह। ठीक है, स्वायत्ता बनाम संदेह। इस उम्र में बच्चा स्वयं काम करना चाहता है, करने लग जाता है। अगर उसे मोटिवेशन, प्रोत्साहन मिला तो स्वायत्ता आ जाती है। बच्चे में आत्म पहचान, ऑटोनोमस विकसित होने लग जाता है। यदि डांट लग गया तो बच्चे को संदेह, लज्जा, डाउट पैदा हो जाती है। इसमें मुख्य कौन क्या है? इच्छा शक्ति, यानी विल पावर, विल। याद रखिए, पहले वाले में आशा है, और फिर उसके बाद इच्छा, ये सब कुमारी है। उसके बाद है पहल बनाम अपराध बोध। 3 वर्ष से 5/6 वर्ष, तो 5 वर्ष का अंत, 6 वर्ष की शुरुआत, तो 3 वर्ष से 6 वर्ष। इनिशिएटिव, पहल बनाम गिल्ट। देखेंगे बच्चे नए नए कार्य करना, प्रश्न पूछना, मम्मा ये कैसे होता है, तो बच्चा जो है ना पहल करने लग जाता है। तो बच्चे को मोटिवेशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ना डांट पड़ने लग जाती है, तो अपराध जैसा महसूस होने लग जाता है। क्योंकि बच्चा किड्स प्ले या अन्य जगह जाता है, टॉपर होना चाहता है बच्चा, कोई कार्य कर दिया, गलती से कांच शीशा टूट गया, तो बच्चे को जो है ना अपराध जैसा महसूस होने लग जाता है, गिल्ट, डांट फटकार लग जाती है।
इसमें आपका जो मुख्य गुण है ना वर्चू, वो है उद्देश्य, पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए बच्चा कुछ करना चाहता है। इसके बाद है परिश्रम बनाम हीनता। जी हाँ, ये विद्यालय जाने की उम्र है यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक बच्चा टॉपर आना चाहता है, खूब मेहनत करता है, परिश्रम करता है। प्रत्येक बच्चा जीवन में आगे बेहतर बढ़ना चाहता है, लेकिन यदि फेल कर जाता है तो बच्चे में हीन भावना आने लग जाती है, इन्फेरिटी, अपने आप को दीनहीन समझने लग जाता है। हीनता, यही तो है उद्योग बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्रियस या इंडस्ट्री वर्सेज इंफेरियोरिटी। आयु है 6 वर्ष से 12 वर्ष। बच्चा विद्यालय जाने लग जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, खूब मेहनत करता है। यदि रिजल्ट बेहतर आया तो परिश्रम, बच्चा परिश्रमी, बार बार मेहनत करने लग जाता है। और यदि असफल हो गया तो बच्चे में हीनता आने लग जाती है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। मुख्य गुण इसमें क्या है? गुण, कॉम्पिटेंस, योग्यता, दक्षता। 5वां है आपका मित्रों पहचान। बच्चा किशोरावस्था में पहुंच गया, 12 से 18 वर्ष, यानी अपनी आत्म छवि, मेरी भी कोई गाड़ी होगा, बंगला होगा, एक घर बनाऊंगा, बंगला सजाऊंगा तेरे लिए। बच्चा यहीं पर तो प्रेम प्रसंग, रोजी रोजगार, करियर, इंटर में आर्ट्स लें कि साइंस लें, बायोलॉजी लें की ओर बढ़ता है। अर्थात बच्चा अपना स्मिता को ही तो कहते हैं पहचान, आत्म पहचान, स्व स्मिता, सेल्फ आइडेंटिटी, और यदि बना लिया तो पहचान में सफल हो गया, नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूजन में रह जाता है, भ्रम में। तो यही है पहचान, स्मिता बनाम अस्मिता। कई नाम होते हैं, इंग्लिश याद रखिएगा। पहचान बनाम दुविधा। इस अवस्था में व्यक्ति अपना स्मिता खोजता है, अपनी स्मिता, आइडेंटिटी बनाना चाहता है, सेल्फ आइडेंटिटी, और सही मार्गदर्शन से यह संभव हो पाता है। अन्यथा भूमिका भ्रम होता है। मतलब अन्यथा क्या हो जाता है, छोड़िए इसको, भ्रम पैदा हो जाता है, गलत संगति में पड़ गया बच्चा, नहीं कर पाता है बेहतर। अरे हमेशा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, तो भ्रम में पैदा हो जाता है, फंस जाता है। इसमें क्या है मुख्य गुण? निष्ठा, निष्ठा, निष्ठा यानी फिडेलिटी, आत्मनिष्ठा, खुद पर यकीन होना, निष्ठा। आगे है हमारा युवावस्था, 18 से 25 वर्ष की उम्र। आत्मीयता बनाम अलगाव। लोग मिलेंगे, लोगों से हम जुड़ेंगे, वरना जीवन में यदि नहीं ज्यादा कुछ बेहतर कर पाए, किशोरावस्था बेहतर नहीं कर पाए, पहचान नहीं बेहतर बना पाई, तो लोग हमसे अलग रहेंगे, कटे कटे से रहेंगे लोग, बुझे बुझे से समा रहेंगे, वरना रोज 10 गो हसेड़ी दोस्त पहुंचेंगे, रे पार्टी दन रे, हाँ अंजरे दोस्त, हाँ। तो अलग थलग हम बने रह जाते हैं, अलगाववाद, आइसोलेशन, पृथकता, समीपता बनाम पृथकता, इसी को कहते हैं। 18 से 25 वर्ष है ये इंटीमेसी, यानी कि अकेलापन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, अलगाववाद। युवावस्था, व्यक्ति घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। जब आप उस अवस्था को बेहतर जी लिए, हाँ, वो किशोरावस्था, पहचान बना लिए तो सफल हो रहे हैं, तो 10 गो एकदम खंजरी दोस्त मुहिम, आपके परिवार, रिश्ते, नातेदार, जेठिया सास, फुफिया सास, लौर लुगाई, मोर मुंसा, ढेरी एकदम परल रहेंगे। हाँ, कहे नुंगाजो बार बार देते हैं आप ना, ओट पैंट सिला सिला के कसा कसा के देते हैं, बार बार, आइए सारू भाई, आइए आइए, प्रणाम, नमस्ते, आइए आइए, खूब एकदम मार। काहे? आपने वो किशोरावस्था बहुत अच्छे से जिया है। स्मिता बनाम भ्रम को, स्मिता बनाम दुविधा, अलगाववाद। अच्छा, ये देखिए, असफल होने पर आप अलग थलग से, आपका रिश्तेदार नातेदार ज्यादा पूछेगा नहीं, आइसोलेशन। मुख्य गुण इसमें क्या है? प्रेम,
मनुष्य प्रेम की चाहत में ऐसा करता है। आगे है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। और जब लोग आपके साथ रहेंगे, युवावस्था वाला चरण, तो आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री उत्पादकता, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े सपने पूरा कर सकते हैं। वरना दुनिया आपको छोड़ के चले जाए, आप अलग थलग यदि हैं, अलग अकेलापन, तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। आप निष्क्रिय सा महसूस करेंगे, क्योंकि ये समाज ही है, ये रिश्तेदार परिवार ही हैं जो रूहानियत कशिश भरते हैं। वरना अकेले जी के क्या करोगे? वही गाना गाओगे, हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। जनरेटिव उत्पादकता बनाम स्टैग्नेशन, निष्क्रियता। ये प्रौढ़ावस्था है, उत्तर प्रौढ़ावस्था, अर्थात युवावस्था के बाद जो मुख्य होता है प्रौढ़ावस्था। उसके बाद वृद्धावस्था में घुस जाएंगे। प्रौढ़ हो गया मनुष्य, 25 वर्ष से बाद चला गया, कहीं कहीं आप 28-30 वर्ष भी देखते हैं, लेकिन छोड़िए ना, आपको उनसे क्या, बस उम्र नहीं पूछा जाएगा। व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए समाज में क्या योगदान देते हैं, समाज में क्या कर दिया है उन्होंने, हाँ, इसके बारे में सोचता है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी क्या कहेंगे? अपना जेब बढ़ा। अरे बढ़ा तो ठीक है, लेकिन आप क्या कहेंगे? समाज को बहुत कुछ दिया, तभी तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, नहीं तो समाज हमें दुत्कारेगी। निष्क्रियता, वो कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन मरने से पहले इस समाज को बहुत कुछ देकर जाएंगे, तब आपका जीवन सार्थक है। वरना ये नहीं सिकंदर आया था क्या लेके गया खाली हाथ, अरे दे के क्या जा रहे हो समाज को, हाँ? क्योंकि जीवन का असली मतलब तो है सामने वाले दूसरे जीवन के लिए बेहतर जीना, और यहीं पर देखभाल, वरना निष्क्रियता तो आ ही जाएगी। चलिए, समग्रता और मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों में 55 प्लस 60 प्लस उम्र में समग्रता, निराशा, वरना बेटा पुतहु जटिया सास दर्द सब छोड़ के चल गया है, सब अपन अपन दुनिया में पोता पोती सब लगा हुआ है, निराशा छा जाती है। डिसअपेयरनेस, डिस्पेयर, निराशा। और वरना आपने बहुत कुछ किया, फैक्ट्री लगाया, आपने कट्ठे दो कट्ठे महल अटारी बच्चों के लिए, पतोहिया के लिए बना दिया, तो आपका भरा पूरा परिवार है, यानी समग्रता। इसी को कहते हैं आत्मसंतुष्टि, सेटिस्फैक्शन वर्सेस डिस्पैरिटी। जी, मरने वक्त भी आत्मसंतुष्टि रहती है, क्योंकि जीवन के लक्ष्य को आपने पूरा किया, अपनी जिम्मेदारी। देखिए, पेट बड़ा करना बहुत गलत है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम अच्छी शिक्षा दे करके जाएं, उनके रहने के लिए कम से कम यापन करके जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मरने से पहले इतनी सीख जरूर। लेकिन बहुत लोग एकदम मरते मरते भी वही करते रह जाते, 35 तक 40 तक कर दीजिए, फिर उसके बाद सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम, बोल बोल बजरंग बली, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम कहियो जी, भगवान संग रहियो जी। कहते हैं वृद्धावस्था, व्यक्ति अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करता है। बुढ़ारी पर खटिया पर बैठा रहेगा, सोचते रहेगा, मैंने क्या किया जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए, और क्या। ए मुन्नी मम्मी आबो है, मुन्नी मम्मी बैठो, वही बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, बेटा पतोहू सब अपने अपने दुनिया में मस्त, पोता पोती खेलने, यदि इंग्लैंड में लग गई नौकरी या इंजीनियर डॉक्टर हैं तो छोड़ के चले गए। ये सिद्धांत क्या बेहतरीन है, जबरदस्त है, मारमाहत कर देता है। पूरे जीवन का आईना वृद्धावस्था में हम देखने पर मजबूर हो जाते हैं। और यदि हमने पूरी जिम्मेदारी दमखम से निभाया तो हमें संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, पूरी समग्रता मिल जाती है। वरना पछतावे पर बस निराशा, डिसअपेयरनेस होती है। मुख्य गुण
क्योंकि बुढ़ारी का पुरन का हंडी का चाउर ज्ञान से भरा रहता है। वृद्धावस्था में क्या मुख्य बूढ़ों के पास कुछ नहीं लेकिन अनुभव कूट कूट के होता है। कहता है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी का विकास पूरे जीवन काल में होता है और समाज इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व का, संवेग का, मानसिक दशा का विकास समाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। अंतः संबंध पारस्परिकता, ये भी उत्तर आपका लेता है सीटेट। अंतः संबंध पारस्परिकता किससे भाई? समाज से। यही तो आपके एरिक एरिक्सन हैं। तो अब आपके एरिक एरिक्सन आ जाएं तो अब आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। चलिए बनिएगा। कहता है प्रश्न कि व्यवहार, आप व्यवहार करते हैं, माता बहन रोटी बेलती हैं, पुरुष बाहर कमाने जाते हैं, ये सब क्या समाज का ही तो है। एक जेंडर आइडेंटिटी, पहचान। कहते हैं जेंडर का रोल, कहता है जेंडर भूमिका, रोल, जेंडर पहचान, आइडेंटिटी। आप क्या करते हैं ये आपकी पहचान है। ठीक। कहते रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए, कहता है एक विशेष संस्कृति, सभी के लिए नहीं, एक विशेष संस्कृति जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह डैश होते हैं। एक विशेष संस्कृति, महिला संस्कृति है तो ये उनका क्या है? उनका रोल है, ये उनका रोल है। पहचान, ये कहता है अरे कोई भी नौकरी रोजगार पुरुष या महिला ले सकता है, आइडेंटिटी क्यों होगी भला पहचान? तो ये क्या है? जेंडर भूमिका, हमारा आपका भूमिका के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह डैश होते हैं। तो ये क्या होते हैं? कहता है जन्मे से होता है। क्या? आनुवंशिक, सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, माने सामाजिक रूप से। समाज हमें ये गठित करता है, सामाजिक रूप से ये क्या होता है? परिभाषित होता है सामाजिक रूप से। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर निर्देशित किया जाना चाहिए। पढ़िए, देखिए। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन बिल्कुल होना चाहिए, सभी बच्चे के अनुकूल। शैक्षिक मानक को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए, क्या? शैक्षिक जो स्टैंडर्ड है, नियम है, उसको विशेष बच्चों के लिए कहता है निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। एन inclusive classroom, all curriculum adaptation should be directed to lower the educational standards from special children। समावेशी कक्षा है तो हम सबके लिए क्या करेंगे? अनुकूलन। और कहता है अच्छा विशेष बच्चों की मुख्य धारा, मुख्य धारा समझ रहे हैं? मेन स्ट्रीम। क्लासरूम कैसा? स्कूल कैसा? मुख्य नियमित विद्यालय, अर्थात ऐसा नहीं स्वतंत्र विद्यालय, मुख्य धारा वाला विद्यालय, प्राइवेट स्कूल नहीं। क्लासरूम कैसा नहीं? प्राइवेट वाला नहीं, उसे क्या? मुख्य धारा, नियमित विद्यालय में लाना, स्वतंत्र प्राइवेट वाला नहीं। तो कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं। अरे संभावना है जी, ए नंबर हमारा दोनों गलत है, दोनों गलत। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या करिकुलम अनुकूलन के शैक्षिक मानक को, कहता है जो स्टैंडर्ड है, मानकीकरण है ना, उसको विशेष बच्चों के लिए निम्न करना, विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित। पढ़ाने का तरीका जो है ना वो बदलना है, सिखाना उन्हें भी है उन बातों को, लेकिन यहां क्या कह रहा है? उनको हार्ड वाला चीज पढ़ेबे मत कीजिए, निम्न कर दीजिए।
तब तो उन्हें जटिल चीजें मत सिखाइए आप, तो गलत हो गया ना। आगे, शिक्षकों को शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का यानी कि इंडिविजुअलिटी का क्या करना चाहिए, सम्मान। बिल्कुल बात सही है, सम्मान करना चाहिए। सभी शिक्षार्थी आवश्यकता के अनुसार उन्हें समायोजित करें, एडप्ट करें, उनकी जरूरत क्षमता के अनुसार, उनकी आवश्यकता नीड्स के अनुसार। और ये बात तो सही है। शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि, देखिए कहता है अलग अलग पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षार्थी को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से, अरे बाबा, बचना चाहिए। तो ए नंबर हमारा क्या है, सही है, लेकिन आर गलत है। और ये हमारा ए सही, आर गलत। एकदम फंसना नहीं है, गौर फरमाना है। सारे प्रश्नों को हमने लिया हुआ है यहाँ पर। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख समानता, देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति वाइगोत्स्की तो नहीं बताए हैं भाई। तो भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन एक तो है नहीं, एक थोड़े है, दोनों का अलग। कोई कहते हैं विचार पहले भाषा बाद में, वाइगोत्स्की कहते हैं ना भाषा पहले विचार बाद में, 2 साल तक, फिर साथ साथ चलते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, अच्छा समाज की भूमिका के बारे में वाइगोत्स्की कहते हैं। पियाजे ने क्या कहा, पियाजे ने परिपक्वता के बारे में बताया, मैच्योरिटी के बारे में, परिपक्वता के बारे में। कहता है ए, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता, देखिए सब जुड़ेंगे तो सक्रिय भूमिका होगी, सक्रिय भूमिका माने जुड़ाव, और ये तो बेस्ट है। चाहे पियाजे रहे वाइगोत्स्की रहे, दोनों का एक ही कहना है कि जुड़ना पड़ेगा, सहभागिता, संलग्नता दोनों की, चाहे पियाजे रहे वाइगोत्स्की रहे, क्योंकि दोनों क्या है, रचनावादी मनोवैज्ञानिक। जुड़ाव अर्थात एंगेजमेंट, उनका क्या, ऑन लर्निंग, स्व क्रियाशीलता, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये दोनों में पाया जाता है। सो ए इज द बेस्ट आंसर। और कैसा दिमाग का बत्ती जलाया, सोचना जरा। आइए, अच्छा क्यों 3 विकल्प कटा वो देखे ना, स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिएगा मेरा। एक कहते हैं बच्चे मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे उनमें परिपक्वता आती है, संज्ञान का विकास होता है। उस संस्कृति पर जोर नहीं दे रहा है, समाज पर, समाज पर तो वाइगोत्स्की जोड़ देते हैं। और भाषा और विचार के बारे में दोनों में मतभेद है, लैंग्वेज और थॉट के बारे में समानता थोड़ी है। प्रश्न में बोल रहा है दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, दोनों में बच्चा सक्रिय रूप से करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, संलग्नता, जुड़ाव। छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, अनुकूलित, अच्छा विभेदित माने अलग अलग नहीं करोगे, अलग अलग मानकीकृत एकदम नहीं, एक निश्चित, अच्छा विचार करना चाहिए ना, विचारित, चिंतनशील, नहीं समझे हटाइए सू को, बोलिए विचारित, इंटेंशनल ये आपका नहीं, तो 1 2 नहीं मिला तो फिर आपका देख लीजिएगा 1 2, और ये विभेदित अनुदेश, अरे बाबा रे बाबा, 1 2 3 किधर है, लिख लीजिएगा। विभेदित अनुदेशन मतलब होता है अलग अलग तरीके से सोचना, अलग अलग तरीके से करके सिखाना। ये हमेशा सीटेट में सही उत्तर होता है। अभी मुझे गॉट स्मरण आया, अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से पढ़ाइए बच्चों को, ये सही पाया जाता है डियर। और सुविचारित या विचारित, इसका तो मतलब आप समझ रहे हैं चिंतनशील, आत्मज्ञान का प्रतिबिंबन, अच्छा सबके अनुकूल, सबकी योग्यता क्षमता के अनुसार अनुकूल। 1 2 3, अब बजाइए ए नंबर, नया मशीन, हैप्पी। एक तो आइए मित्रों, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका कैसी, ज्ञान प्रदान करना। अरे बच्चा क्या बंद बुद्धि बोड़ा है, ठुसते जाओ ठुसते जाओ, अरे दोनों का आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, माने टीचर टीचरे एगो है,
विकास को सुगम, शिक्षक की भूमिका, टीचर है वो ज्ञान देने वाला है। अरे टीचर फैसिलिटेटर है, सुगम करता, सुविधा दाता, ज्ञान का स्रोत न है, हाँ ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। आलंबन, पाठ निर्माण, ढांचा निर्माण। आलंबन माने क्या? इसके फोल्डिंग बताए हैं आपको, माध्यम से छात्र सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करता है। ठीक बात है, छात्र को पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरह से कंप्लीटली कहता है इंडिपेंडेंट, तो केवल उन्हीं कार्य को देना जो वर्तमान स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। चिया हटाइए, राम रहना तू भी उत्तर, इसके फोल्डिंग समर्थन, वाइगोत्स्की। तब ना होगा कपार का विकास, मथा के विकास, संज्ञान का विकास। हाँ, प्रश्न हल्के में मत लीजिएगा, रास्ते के माल सस्ते में। देखिए किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। अरे यार, किशोरावस्था समाज के द्वारा बनाया हुआ, समाज के ही बातों को क्या बच्चा अनुसरण करता है, फॉलो करता है। हाँ, समाज में वो छोड़ के चल गई बबुनी तो गईते रहेगा, एकदम दिल के टुकड़े टुकड़े बन के चल दिए। कहता है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने वाला, जी यौवनावस्था शुरू करने वाला होता है किशोरावस्था, या ऐसी प्रक्रिया है जो यौन मैच्योरिटी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी, प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं, पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ठीक है, ले जाती है भाई, अच्छी बात है, हमको तो गलत पूछ रहा है। तो किशोरावस्था बचपन और व्यस्कता, व्यस्कता का मतलब एडल्टहुड, व्यस्कता का मतलब युवावस्था, युवावस्था की उम्र होती है 18 से 25 वर्ष, तो व्यस्कता से पहले आता है किशोरावस्था और बचपन इससे पहले आता है। तो देखिए संक्रमण माने जुड़ना, तो सबसे पहले कौन? चाइल्डहुड, बचपनावस्था 2 से 12 वर्ष, फिर उसके बाद किशोरावस्था और फिर युवावस्था, युवावस्था को ही व्यस्कता कहते हैं। तो संक्रमण यानी जुड़ना युवावस्था से बचपन अवस्था का कौन है भाई? एडोलसेंस। यही तो बात बोल रहा है और ये तो सही है। किशोरावस्था बचपन और व्यस्कता के बीच का काल है, यानी संक्रमण काल, ट्रांजिशन है पीरियड, ये जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, प्रेम, मोहब्बत, झगड़े, फसाद सब परिवर्तन होते हैं। आइए देखते हैं, डी गलत है क्या? क्योंकि गलत खोजना है ना। कहता है एक समान तरीके से, एक समान, यही उत्तर होगा, यही गलत है। हेलो डियर, मेरी बात को सुन लीजिएगा, टिप्पणर मत बनिएगा एग्जाम का आंसर। हम अभी 3 विकल्प बताए ना, तीनों पूछा जा चुका है आज तक के परीक्षाओं में, कई बार, एक बार नहीं। ये देखना, इसको आप ये समझना, इस शब्द को, वीडियो को फिर से रिपीट करके, जहां दिक्कत हो स्क्रीनशॉट एक जगह जमा करके रखें, ले करके, उसके बाद कॉपी में लिखें, तब तो भला होगा, वरना दिन कट्टर मत बनिए। हटो जी। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद पुरस्कार, बोलिएगा 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं। एक होता है आंतरिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है बाहरी, बाह्य मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल। तो इस बाहरी में कौन कौन आते हैं? रुपया, पैसा, घड़ी, पुरस्कार, रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम, परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, अच्छा लोगों के द्वारा प्रशंसा, वाहवाही, डांट, ये सब है बाहरी, बाहरी। और आंतरिक होता है बेहतरीन, इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्लार्क हल ने दिया हुआ है, CL हल, क्लार्क लियोनार्ड हल जी, अंतर्नोद या प्रनोद का सिद्धांत, इसी को चालकता का सिद्धांत, इसी को ड्राइव थ्योरी कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके नाभिकीय ऊर्जा पूर्ति का सिद्धांत देते हैं अब्राहम मैस्लो, पिरामिड का सिद्धांत जिन्होंने दिया, अब्राहम मैस्लो जी। नाभिकीय ऊर्जा पूर्ति का सिद्धांत, पहले रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके बाद प्रेम प्रसंग, प्रेम लगाओ मांग पूर्ति का सिद्धांत, फिर उसके बाद होता है, पहले सबसे पहले तो नाभिकीय पूर्ति, सेल्फ, अर्थात नाभिकीय मांग पूर्ति, भोजन पानी, उसके बाद फिर जमा करते हैं आप
जिसे कहते हैं बचत करना या जमा करना, एफडी करवाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके बाद प्रेम लगाओ मांग पूर्ति, फिर आता है आपका आत्मसम्मान मांग पूर्ति, और अंत में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिद्धांत। पूरी जिंदगी मनुष्य इन्हीं चरणों से गुजरता है, लेकिन 90% मनुष्य इन्हीं 3 चक्कर में बस फंसे रह जाते हैं। क्या? नाभिकीय मांग पूर्ति, खाना पीना, उसके बाद कुछ सेविंग्स जमा रखते हैं, ठीक, उसके बाद प्रेम लगाओ ब्याह शादी, बस यहीं तक सीमित। कुछ ही लोग अपने जीवन में आत्मसम्मान को छू पाते हैं। 5वां है स्व यथार्थीकरण, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े उद्योग धंधे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्राप्त कर लिया, ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने, इसे कहते हैं मांग पूर्ति का पिरामिडीय सिद्धांत, पिरामिड थ्योरी। चलिए देखिएगा, नकद पुरस्कार ये हो जाएगा बी नंबर, बी। यहीं पर आपसे पूछा जाता है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा कौन कौन होती है? जिज्ञासा, आत्मनिष्ठा, पढ़ने के प्रति लोलुपता, अर्थात पढ़ने के प्रति क्या, खुद के प्रति काफी आत्मचिंतन, मंथन, जिज्ञासा, अब स्वचिंतनशीलता, आत्मखोज, ऐसी चीजें जो कि आंतरिक होती हैं, आप खुद समझिए ना, आपके भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय कम लेते हुए, मात्र 21 मिनट बनिएगा, 21 मिनट में समाप्त करेंगे। कहता है व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए शिक्षक को, व्यक्तिक विभिन्नता, प्रत्येक बच्चे का रूप रंग व्यवहार क्या होता है, अलग अलग होता है, इसे हमें क्या करना चाहिए, सम्मान। क्या आप नजरअंदाज करोगे, इग्नोर? आप उनकी कमी को, असामान्यता को, मतभेद यानी अलगाववादिता, मतभेद और समानता को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे ना, प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कहता है सभी शिक्षार्थी के लिए एक और नम्य, क्या कहा जा रहा है ना, यूनिफॉर्म करिकुलर, रिजिड वाला। रिजिड किसे कहते हैं, फिक्स को, लिख लीजिएगा, फिक्स जो होता है ना उसे अनम्य कहता है, और जो अनम्य होगा ना, फिक्स्ड रिजिड, तो वो गलत होगा। नम्य जो होता है ना वो होता है लचीला, ये सही पाया जाता है जी, ठीक है, अनम्य यहां गलत हो जाएगा। आइए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को नजरअंदाज कर देना चाहिए क्या, नहीं। आगे कहता है मतभेद को असामान्य, एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं है, असामान्य, अरे बाबा यही तो है बेहतर, एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहता है कमी के रूप में, अरे यार कमी कैसे, ये कोई कमी थोड़े है, नहीं, ये हो जाएगा ना, किधर गया ये, हाँ इधर इधर, भिन्नता को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में, ये क्या है, विशेषता है ना, कंसाइडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यही विविधता है जो हमें हमारे जीवन में रंगे नूर भरता है, नहीं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो विविध है, हमसे अलग है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, आंखों का रेटिना, फिंगरप्रिंट, उनका रूप रंग, कोई प्रतिभाशाली, कोई सामान्य बुद्धि का, कोई मंद बुद्धि का, अलग अलग होता है ना, यही तो है व्यक्तिगत विभिन्नता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी। अभिकथन, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता नहीं ना, विकास आनुवंशिकता पर्यावरण का क्या है, आपस में सह संबंध है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत। अच्छा बीजो देख रहे हैं आप प्याजे, ये स्टेटमेंट ठीक से गौर से पढ़िएगा जरा, इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। और कितना प्यारा प्रश्न आपका पूछा गया था ये 15 दिसंबर 2024 को,
एक बार गौर पर फरमाया जाए, पढ़ा जाए। आनुवांशिकता पूरी तरह से दिया गया है, जबकि आप जानते हैं आनुवांशिकता और वातावरण पर निर्भर होता है ना। देखिए, जीन पियाजे ने सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह से क्या, आनुवांशिकता पर। यहां पर आप जो देख रहे हैं ना, पूरी तरह से, ये बात इसे गलत कर देगी। जैविक माना था, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली हेरिडिटी पर निर्भर करता है, वंशानुक्रम पर, बायोलॉजिकल जैविक होता है, आनुवांशिकता होती है, ये बात गलत होगी। ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये इसे गलत बताता है। याद रखना, ये प्रश्न पहले जो आए हुए हैं वहां पर यही सही है। पूरी तरह से यहां जो दिया है ना, ये गलत है। जैविक होता है पियाजे मानते हैं, तभी तो जैविक मुमूर्षा का सिद्धांत दिया, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। ये सी नंबर, ए सही। ये कहाँ चला गया, ए और आर दोनों गलत। ए सही, अरे उत्तर किधर है भाई? यहां पर क्या है, पूरी तरह ए तो गलत हो गया। आर क्या है, विकास पे तो पारस्परिक क्रिया का परिणाम, ठीक है। आर गलत, ए गलत, आर सही, कौन से विकल्प में है? ए गलत, आर सही है ही नहीं, है ही नहीं। ये चैलेंज वाला प्रश्न था आपका। जी हाँ, 1000 रुपया भरिए और चैलेंज कीजिए। नहीं, हर बार 2-4 प्रश्न पर विवाद उठता है, ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। इसके लिए सीटेट आयोग जेड दे देता है, मतलब जो 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 भी मारे सबको एक एक उत्तर दे दिया गया। ठीक, आप कॉन्सेप्ट बनाइए। कभी कभी इक्का दुक्का प्रश्न गलत मिलेंगे, उससे घबराना नहीं है। कॉन्सेप्ट बस मजबूत रखिए। मैंने क्या बोला, जैविक होता है, कंप्लीटली आप नहीं मानेंगे, क्योंकि परिपक्वता आती है जीन पियाजे के अनुसार और संज्ञान का विकास होता है जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचना के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते। देखिए, मौजूदा जो भी अनुभव है बच्चा नहीं समझ पाया तो क्या हो गया, असंतुलन हो गया, डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। असंगति से आप कहेंगे क्या, डिसोनेंस, ये क्या, असंगति, असंतुलन होता है ना। और डैश का सहारा लेता है, फिर समझने के लिए किसका सहारा लेता है बच्चा, फिर उसके बाद उसी चीज को फिर समझने के लिए किसका सहारा लेता है, और वो उसके क्या हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, उसके अनुकूल हो जाती है। जब आप कोई चीज नहीं समझ रहे हो, ठीक है, नए अनुभव को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप निगेटिव ना उत्तर लीजिएगा। सोचिए, दिमाग में चलाइए जरा सा। यहां नहीं समझ पा रहा है तो यहां पे क्या देंगे, निगेटिव वाला, असंतुलन। और डिसइक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम समझिए, संतुलीकरण किसे कहते हैं? हम किसी भी समस्या को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन और समायोजन, एकोमोडेशन का सहारा लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किसी भी दुविधा में फंस गए तो हम साम्य धारण, सामीकरण, संतुलीकरण, इसी का ना सहारा लेते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्वल करना। और यदि दुविधा में फंस गए, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसी को डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। और डिसइक्विलिब्रियम कौन सी अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की दूसरी अवस्था, नोट कीजिएगा, 2 से 7 वर्ष, दूसरी अवस्था, सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाया जाता है। अनुभव करते हैं, ठीक है। अब समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है तो बच्चा और आगे सोचता है और क्या, किसका सहारा लेता है? एडप्टेशन का सहारा लेता है, यानी अनुकूलता का। और अनुकूलन में ना 2 इसके बेटे हैं, एक है आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को मिला लेना, ठीक, न्यू नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज। और ये क्या है, एकोमोडेशन, समायोजन, प्रीवियस नॉलेज को मिल गया, प्रीवियस नॉलेज, अब मुझे पता चला अरे ये तो नहीं हो पाएगा, न्यू नॉलेज मिल गया, आप पुराना को छोड़ दिए, यानी संशोधन कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, उसे एकोमोडेशन, समायोजन कहते हैं। और अनुकूलन के ही दोनों भाग होते हैं, दोनों बेटे होते हैं,
ठीक, एडप्टेशन के। चलिए, सुधार लेना, क्वेश्चन को बना लेना क्या कहलाता है? अपने अनुसार ढालना, अनुकूलन। अगला प्रश्न, बाकी उसके बाद वाला कोई टर्म ही नहीं है। जीन पियाजे, अच्छा जहां पियाजे लिख जाए समझ जाइएगा वो मिस्टेक है, ठीक है। कई किताबों में जहां पियाजे भी पढ़ दिया जाता है, हालांकि जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे पूरा नाम है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे बच्चों को डैश देखते हैं, अपनी एक बेटी दो बेटों पर इन्होंने खुद वहां पर भी प्रयोग किया, वह वाइगोत्स्की बच्चों को डैश देखते हैं। देखिए, पियाजे बच्चों को क्या सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय गलत हो गया ना, विचार के सक्रिय हेरफेर, दोनों ही सक्रिय मानेंगे, याद रखें ये बात, दोनों ही सक्रिय मानते हैं। सामाजिक संदर्भ में सक्रिय और विचार के सक्रिय में, मतलब इस कॉन्सेप्ट को इधर लगाया, इस कॉन्सेप्ट को उधर लगाया, मतलब अलग अलग तरीके से सोचना क्या कहलाता है? हेरफेर। हेरफेर, अलग अलग तरीके से सोचना, समझना, चिंतन करना। और हमारा बी नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए ये गलत क्यों हो रहा है? यहां निष्क्रिय दिया गया है, विचार के सक्रिय हेरफेर करता, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग यानी कि अहम केंद्रितता, करके सीखना। विचार पहले आता है ना पियाजे में, इसीलिए विचार पहले आ गया। अहमन्यता वही तो है, मानसिक संज्ञान का विकास, विचार का निष्क्रिय, ये भी गलत है। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार हैं। देखिए, आधार क्या है समझिए। उम्र के आधार पर है क्या? आप कहिएगा नहीं। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी पक्ष में या फिर विपक्ष में, इस आधार पे है ना, जेल हो जाएगी। हाँ, चोरी करना गलत बात है, ये उसके पक्ष में दे दिया, फिर विपक्ष में वो हमको जो मारा हम भी उसको मार दिए, उसने मुझे पीटा इसीलिए मैंने उसे पीट दिया, जैसे को तैसा, सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत। तो फेवर में होता है और फेवर में नहीं भी होता है। जैसे पत्नी मर जाती तो, कैंसर ग्रस्त पत्नी जो थी वो मर जाती तो इसलिए चोरी किया, वो ठीक बात है ना। तो बच्चा यदि विपक्ष में जवाब दे दे, अगेंस्ट में या फिर फेवर में दे दे जवाब, फेवर में, ये नैतिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? नैतिकता। अच्छा, व्यक्ति की क्रिया में अंतर्निहित क्या? नैतिकता, तर्क जिसे कहते हैं, और हमारा सी उत्तर हो जाएगा। ठीक, और दो ही ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा दो और कम से कम एक है आपके ऑप्शन। तो आप देखें, व्यक्ति की आयु के आधार पर है क्या? कहते हैं 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 और 13 से क्या ऊपर, ऊपर कितनी पता नहीं, 13 से 16, 13 से 18, 13 से 20। आयु के आधार पर फिक्स नहीं है, मुख्यतः फिक्स नहीं बताया गया है, और आयु के आधार पर नहीं, बच्चा का जैसा परिस्थिति रहेगा, नैतिक तर्कणा के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर, कोहलबर्ग का जो 3 चरण और 6 उसी के उप अवस्थाएं बांटे गए हैं। बी और सी किधर है? डी नंबर, और यही उत्तर होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के अर्थ हैं। क्या अर्थ है, क्या मायने है? कहते हैं मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में महारत हासिल करना, पर्यावरण के अनुकूल ढलना। किसके बारे में? वाइगोत्स्की के बारे में ना कहा जा रहा है। योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित, उत्तर दीजिए। संज्ञानात्मक द्वंद्व यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्रिया को पहचान पाना। उत्तर बताएं, बेस्ट उत्तर बताएं, क्या होना चाहिए? आप यहां पर कॉन्फ्लिक्ट करते नजर आएंगे। तो देखिए, जो भी मनोवैज्ञानिक उपकरण के उपयोग में महारत हासिल करना संज्ञानात्मक विकास के अर्थ हैं। लेव वाइगोत्स्की, द एसेंस मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, लेव वाइगोत्स्की के आधार पर ना जो भी सामाजिक उपकरण है उसको क्या कह दिया गया? मनोवैज्ञानिक उपकरण। सामाजिक उपकरण जैसे भाषा सामाजिक उपकरण है ना,
तो भाषा के माध्यम से क्या विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास। और इसे बच्चा उपयोग में, भाषा को उपयोग में महारत हो, ज्ञान का तभी तो होगा बेहतर विकास। अच्छा, संज्ञान का द्वंद्व, संज्ञानात्मकता, द्वंद्व, हाँ, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट, ये तो नहीं। पर्यावरण के अनुसार ढाल दीजिए, ढलना सीखना। अरे पर्यावरण से ज्ञान सीखते हैं, ये नहीं कि उसको गाछ वृक्ष बना दीजिए, पर्यावरण के अनुसार ढल जाइए। पर्यावरण को या पुस्तक को बच्चे के अनुसार ढालना चाहिए। योजना को सुसंगत संपूर्णता, ये देखिए क्या एकदम फंसाने के लिए। स्कीमा, स्कीमा यानी कि स्कीमा, कार्य करने का तरीका, योजना, इसको क्या बोल दिया? स्कीमा। और ये तो प्याजे से संबंधित है ना, इंग्लिश देखिए यहाँ पर। एक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थी की समीपस्थ विकास क्षेत्र प्रगति में मदद करने की आवश्यकता भूमिका, यानी जेडपीडी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ना, मोर नॉलेजेबल अदर्स। आखिर जो पाढ़ निर्माण, ढांचा निर्माण, इसके फोल्डिंग देता है, कौन देता है भाई? आप खुद कहते हैं कि MKO, मोर नॉलेज जो रखते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा ज्ञानी दूसरा, हम उन्हीं से ना बेहतर सीखना पसंद करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया बुद्धि। अच्छा, ये प्रश्न है 15 दिसंबर 2024, बने रहिएगा। छोड़ के न जाओ छोड़ के नहीं, आप समझिए, प्रश्न का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है डियर, छोड़ दीजिए, भूल दीजिए, जाइए, अपनी सफलता को सार्थक सिद्ध कीजिए। प्रश्न इसी पैटर्न पर आपसे सवाल करेंगे और कहेंगे पूछता है सीटेट। कहते अलग अलग प्रकार से विभाजित करेंगे क्या आप? बुद्धि क्या बहुआयामी बताया ना हार्वर्ड गार्डनर ने, वातावरणीय कारक से नहीं, केवल आनुवांशिकता, रटने के बारे में होती है, मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है। कहता है अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। हार्वर्ड गार्डनर प्रस्तुत तो बुद्धि, अरे बाबा रे बाबा कहता है कैन बी डिफरेंशिएट मल्टीपल काइंड्स, बहुआयामी बुद्धि अलग अलग प्रकार से क्या विभाजित की जा सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुआयामी बुद्धि यही तो बताती है ना। बहुआयामी बुद्धि यानी कि बुद्धि की विशेषता क्या? संगीतात्मक बुद्धि, दृश्यात्मक बुद्धि, शारीरिक, परस्पर बुद्धि, दृश्यात्मक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल पढ़ा है ना आपने, बुद्धि की विभिन्न योग्यताएं। केवल भावनात्मक कैसे हो पाएगा? केवल भावनात्मक, संज्ञानात्मक भी तो होना चाहिए, क्रियात्मक। चलिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, ये देखिए 14 दिसंबर 2024। ठीक, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, गलत बात है ना। आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं, हाँ, जैसे साइकिल चलाना, स्कूटी चलाने में वो मदद करता है ना, या मोटरसाइकिल सीखने में हैंडल नहीं संभालना। परिपक्वता जैसे जैविक कारक, मैंने बताया ना, आनुवांशिक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं संज्ञानात्मक विकास अनुसार। अच्छा, सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रिया के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की, अच्छा याद करने की प्रक्रिया को देंगे बढ़ावा क्या? कदापि नहीं। चलिए बताएंगे। अब सीखने का अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रिया के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं ना। अर्थात पूर्व का ज्ञान ना नवीन ज्ञान में क्या करता है? मदद करता है। सीखने का जो ज्ञान का अनुभव है, बच्चे के संज्ञान का क्रिया, जैसा लर्निंग बाय डूइंग करेगा वैसा ही निर्भर करेगा प्रेजेंट के लेवल पर, है ना। कहते मैच्योरिटी जैसे कि जैविक कारक, परिपक्वता, बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज मैच्योरेशन डोंट प्ले एनी रोल। कहता है जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में भूमिका नहीं निभाता। मैंने क्या बोला? आनुवंशिकता, जैविक, परिपक्वता भूमिका निभाती है, वंशानुक्रम। इसीलिए ये तो गलत हो गया ना, यहाँ नहीं बोल दिया गया डियर। चलिए, सी इज द बेस्ट आंसर।
बस आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल पकड़ के आप जिस उपकरण से भी देख रहे हैं बैठ जाइए। इस कमर को ना, ये मन पापी को भटकने से बचाइए। आप बैठो, एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा जी। आप हंस के करो, रो के करो, करना तो पड़ेगा आपको। ले वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? बताइए बताइए। सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में। किसमें? पर्यावरण के प्रभावी रूप से अपनाने की। फिर देख रहे हैं पर्यावरण के अनुसार ढाल देना, वातावरण के अनुसार ढाल देना, ये सब कहां तक सही होगा? बताइए क्या होगा उत्तर? लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में? एक सहयोगात्मक मतलब कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगला प्रश्न है, भाषा और विचार प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? किस रूप में कंसेप्चुअल किया हुआ है वाइगोत्स्की ने? तो भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं। अरे भाषा कहता है, भाषा और ये जो विचार है ना, संज्ञान, कॉग्निशन, ये संबंधित होता है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से आसान बनाती है, मदद करती है। भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरत यानी कि शुरुआती बेसिकल नीड्स, कहता है बेसिकल नीड्स के लिए ही होता है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में रुकावट डालती है। गलत हो गया ना? चलिए, क्या कहता है? कल्चरल टूल्स यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत इनका है। विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, जो कि फैसिलिटेट, सुगमता, आसानी देती है हर प्रकार में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा प्रदर्शन उन्मुखी, हमने बताया था ना, लिख लीजिए जल्दी से, निपुणता उन्मुखी या लक्ष्य उन्मुखी या अच्छा यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रदर्शन उन्मुखी। ये क्या हो जाएगा आपका? परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड देख लीजिएगा क्या आपके उत्तर होंगे, बताइए। प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखी क्या कहता है? ग्रेड नंबर पाने के लिए, दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत, तब तो दिखाएगा प्रदर्शन। देख बड़कीमा कितना परफॉर्मेंस किए, मेरा कितना ग्रेड आया, कितना मार्क्स आया, कितना देखो रैंकिंग है, देखो देखो मैथ में मुझे 100 अंक मिले हुए हैं, 100 नंबर मिले हुए हैं। ये सभी डियर क्या कहलाते हैं? प्रदर्शन उन्मुखी कहलाते हैं। इन्हें हम कहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये निगेटिव संदर्भ में अंक, ग्रेड, नंबर के आधार पर पाया जाता है। लोगों को दिखाना नहीं, गोतनी को, ननद को, भौजाई को, देख 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 मेरा बेटा कितना। गहरी समझ हम किसमें हासिल करेंगे? समझिए, महारत उन्मुखी, लक्ष्य उन्मुखी, प्रवीणता उन्मुखी, निपुणता उन्मुखी, इंग्लिश परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मास्टरी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एम डायरेक्टेड ओरिएंटेशन, ये सब आपके सही होंगे। 4 इंग्लिश बताया, 4 हिंदी। फिर से बैक में जाइए वीडियो के और नोट कीजिए इसे, ये सब पॉजिटिव होंगे। एक होता है परिहार। परिहार माने अवॉइड करना, बच करके निकलना। परिहार, किसी चीज को छोड़ देना, कठिनाई लग रही है तो अवॉइड कर देते हैं हम। तो ये ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है कि कठिनाई से, बाधा से भाग जाना है, परिहार करना है। परिहार मतलब अवॉइड करना, बच करके निकलना, जो कि गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है डियर, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कड़ी मेहनत किसके लिए? अच्छा ग्रेड, नंबर, अंक पाने के लिए। इसी को क्या कहते हैं? प्रदर्शन उन्मुखी। क्या कहते हैं? प्रदर्शन उन्मुखी, लक्ष्य उन्मुखी। डी कहता है अधिक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन। सीखने के लिए तब तो वो प्रवीणता, महारत हो जाएगा। महारत उन्मुखी, प्रवीणता उन्मुखी। एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये भी वही हो जाएगा। क्या? मास्टरी ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, निपुणता या प्रवीणता उन्मुखी। यहां तो एकमात्र अलग है जो नंबर के लिए पढ़ना, ग्रेड के लिए पढ़ना, इसको बोलते हैं हम प्रदर्शन, लोगों को दिखाना, परफॉर्मेंस को दिखाना, प्रदर्शन उन्मुखी, जो कि गलत रूप में उत्तर होता है। आइए
वाइगोत्स्की कहा जा रहा है। और प्रश्न आपका हमने 15 दिसंबर के बाद वही 14 दिसंबर 2024। करिए एनालिसिस, जीवन में कर पाओगे बेहतरीन सफलतम एनालिसिस पा पाओगे। जी हाँ, शिक्षक को क्या पारस्परिक अध्ययन मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग का सहारा लेना चाहिए, पालन करना चाहिए। समूह में सिखाना, समूह में बच्चे बेहतर सीखते हैं। एक टिटिया को भी आप जो है ना टेक देने का ढीप ढाप देते हैं, जो कि गलत है, क्षमा कीजिएगा, वरना संडास में नजर आते हैं अकेले रहने पर। तो समूह में ताकत है डियर, इसी को तो रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं, पारस्परिक शिक्षण कहते हैं, अध्यापन कहते हैं। इज द बेस्ट आंसर। यहाँ कह रहा है हतोत्साहित कर देना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। संस्कृति समाज क्या है? सीखने का उपकरण। उन्हीं से तो भाषा नामक उपकरण सीखते हैं। इसको हतोत्साहित करोगे, निरुत्साहित करोगे, क्या डिस्करेज करोगे? गलत ना। आइए अगला विकल्प क्यों गलत हो रहा है भाई? कहता है विद्यार्थी को कंठस्थीकरण, प्रत्याहार, क्या सुने? प्रत्याहार, प्रत्यास्मरण, रोट लर्निंग, क्रैमिंग, मेमोराइजेशन, ये सब गलत होते हैं। ये सब क्या होते हैं? गलत होते हैं। कंठस्थीकरण, प्रत्याहार, प्रत्यास्मरण, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, गला काट दम घोटू, प्रतिस्पर्धा से दूर भागे। टैलेंट के आधार पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन सही होता है। कभी भी प्रतियोगिता, प्रतियोगी परीक्षा, कंपीट करने के लिए, नंबर पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, रिजल्ट वाला प्रतिस्पर्धा नहीं, योगात्मक नहीं, हमें चाहिए रचनात्मक, सम्मेटिव नहीं, फॉर्मेटिव चाहिए। सो ये भी गलत। और आपका उत्तर नया नया कॉन्सेप्ट सीखना है। अवधारणा माने संप्रत्यय, संकल्पना, प्रत्यय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है? देखिए, बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएं। किसे? अवधारणा को। कहता है गैर उदाहरण। देखिए, किताब के उदाहरण को कहते हो उदाहरण, और बाहर के जीवन के उदाहरण को क्या कहते हो भाई? गैर उदाहरण। नॉन एग्जाम्पल, संदर्भगत, सुसंगत, जीवनानुभव उदाहरण, इसे क्या कहते हैं हम? गैर उदाहरण। ये भी सही है, किताबी उदाहरण के साथ गैर उदाहरण लेना चाहिए। अवधारणा, कॉन्सेप्ट के बीच संबंध के बारे में चिंतन को क्या दीजिए? बढ़ावा। चिंतन को दीजिए बढ़ावा, ताकि बच्चा स्वचिंतन करे, सेल्फ मॉनिटरिंग करे। फोड़, एक परिभाषा दे। अरे सर, परिभाषा रट्टा मार होता है, ठीक है? परिभाषा सूत्र रटंत विद्या होती है, इसको बढ़ावा ना दें तो 1 2 3 नया मशीन उत्तर ले लो डी। निम्नलिखित में किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका का क्या करते हैं? विनिमय, यानी अपनी अपनी भूमिका, है ना? क्या? अपनी अपनी भूमिका, शिक्षक और विद्यार्थी। और ऐसा हम किस में करते हैं बताइए? बोलेगा कि सर समूह में ऐसा होता है, अर्थात हम समूह में बेहतर सीखते हैं और सभी अपनी अपनी भूमिका की ओर क्या होते हैं? अग्रसर। और समूह में जो होता है उसी को तो हम कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम, यानी एक दूसरे के मदद से सीखना, परस्पर पारस्परिक अध्यापन, इसी को कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। और नोट कर लीजिएगा मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। वाइगोत्स्की का टर्म है ये, बहुत लोग नहीं जानते इसे, प्लीज लिखो आप। पारस्परिक अंतःक्रिया वाला शिक्षण, अध्यापन। जी हां। नेक्स्ट, फिजा। फिजा हूं, घटा हूं, ठहरती नहीं, रुक भी जाऊं तो मैं रुकती नहीं। जड़ में रुचि रखती है। कहता है सोच का विश्लेषण, चिंतन यानी विचार करना, ये क्या? संज्ञानात्मक यानी चिंतन, दिमाग में उसका कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। अधिसंज्ञान है, क्या है? मेटाकॉग्निशन है।
क्या है? मेटाकॉग्निशन है, चिंतन है। हमने बात किया, इसी को महासंज्ञान, उच्च संज्ञान या अधिसंज्ञान कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का ज्ञान, कोई कार्य, कोई रणनीति का ज्ञान, कोई योजना बनाना, कोई मूल्यांकन करना, सबके लिए जरूरी है चिंतन। और चिंतन यानी संज्ञान, और संज्ञान का भी महासंज्ञान, उच्च संज्ञान, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। सोचने पर भी महासोचना, सोचने पर भी महाचिंतन। तो हमारा मित्र उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आप देखिए ना, सोच का विश्लेषण कर रहा है। फिजा ने विश्लेषण किया, उसे जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स, हिंदी सीखने में, अंग्रेजी सीखने में अधिक समस्या है, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसमें कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करती है, वर्णन करती है, तो उसकी सोच यानी चिंतन कैसा है? अधिसंज्ञान, महासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। आइए हार्वर्ड गार्डनर। और हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धि की योग्यता पाई जाती है। अलग अलग बुद्धि की योग्यता, तो अलग अलग क्षमता के आधार पर पढ़ाना चाहिए शिक्षक, बहुआयामी, विविध गतिविधि के द्वारा। और यहां आप देख पा रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है बुद्धिमत्ता। देखिए, सफलतापूर्वक पूर्वानुमान आप नहीं लगा पाओगे। आज तक कोई मशीन नहीं बनी है जो कि यह कह सके यह बच्चा 110 IQ है इसमें, और ये बदलेगी नहीं। 100% मशीनें नहीं माप सकती हैं, क्योंकि एक बच्चा अमूर्त बुद्धि किताब में यदि नहीं है रचनात्मक, तो इलेक्ट्रिक तार, तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज कैसे कर लेता है भला? यानी कि उनमें सृजनात्मक बुद्धि तो पाई ही जाती है ना। तो हमारा विकल्प गलत, बुद्धि को मापना असंभव है। हाँ, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जो कि क्षण भंगुरता होती है, जो कि बदलती है। इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम। जी हाँ, बुद्धि वक्त के साथ बदलती है। वक्त से मैं और तू, वक्त से ये समा, ये कायनात, वक्त से तू, वक्त का मैं और तू गुलाम, वक्त के हर शय में तू है, और ये सारी महफिल सुबह हो शाम। क्या पढ़े हैं? बुद्धि नहीं होती है अचर। अचर का मतलब स्थिर। इंटेलिजेंस जो होती है ना, वो स्थिर नहीं होती है, अर्थात वो अचर, तटस्थ नहीं होती है। आपने पढ़ा है ना, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेबल, फिक्स, डोमिनेंट, स्टैंडर्ड नहीं होती। कैसी होती है मित्रों? तो बदलाव वाला, जिसे कहते हैं गतिशील, लचीला, फ्लेक्सिबल, गतिशील, डोमिनेंट, चेंजेबल, डोमिनेंट नहीं, फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, डायनामिक। और एक और हिंदी जानिए, चर, जो बदल जाए। गैया चर, भैंसिया चर, एक जगह चर है महाराज। गाइयो भैंस एक जगह नहीं चढ़ता, यानी स्थिर नहीं रहती। हमारी बुद्धि भी क्या होती है? आज मैं फेल कर रहा हूं पढ़ने में, कल 10 साल बाद पास नहीं करूंगा। बुद्धि बदलती है। हो सकता है एक बच्चा 5 क्लास 9 क्लास तक बहुत टॉपर रहा, अखमुनिया आ गई होकर जिंदगी में, लाल हरा पीला। बुद्धि बदली कि नहीं बदली? अब फेल करना शुरू कर दिया। हाँ, तो बात बुझिए, हाँ बुझिए, नहीं तो आंखी कलोर है, लोगों को रुमाल नहीं मिलेगा, अपने पोछना पड़ेगा। तो एकदम गर्मी रहे, ठंडी रहे, हैप्पी न्यू ईयर रहे, कि 14 तारीख मकर संक्रांति या दिवाली रहे, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और एकदम कबाड़ दीजिए, उल्टा दीजिए सारे प्रश्न को, नैका नैका टुभुकिया प्रश्न 4 साल का कीजिए एनालिसिस। चैनल चाहे कोई भी हो, 10 दिन बाद रिवीजन जरूर कर लेना, रिवीजन जरूर कर लेना। चलिए ठीक है, और अच्छा लगे ना, शेयर कीजिए। हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, बहन जी सनी हैं, उनकर भैया सब है, सब कुछ ही ऐसे। अरे अपने मित्र पर तो रहम कीजिए यार, उनको शेयर कीजिए। आप कहता है मनुष्य का जीवन दूसरों के काम आना ही वास्तविकता होती है, लेकिन आप हो कि बस अपने बारे में सोचे जा रहे हो। शेयर करो मित्रों, शेयर करो, निवेदन करूंगा आपसे मैं करबद्ध हो करके। बाकी फिर भी आप मनमाना स्वतंत्र स्वैच्छिक रवैया अपनाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानूंगा हमारे से दिल से नहीं जुड़ा है आपने, कोई बात नहीं। आपकी जिंदगी में स्वर्णिम
आगामी सफलतामयी जीवन हो, यही दुआ करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी कहता है बुद्धि को सटीक रूप से, अरे नहीं माप सकते भाई, नहीं माप सकते। चलिए उत्तर क्या हो गया डियर? बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता माने कि पढ़ाई लिखाई का एकेडमिक, शैक्षिक, करिकुलर यानी स्कॉलेस्टिक रिजल्ट जो है ना, उसी से बस अनुमान लगा सकते हैं। बाहर के जीवन में बच्चा सफल है, पढ़ाई लिखाई में नहीं है, तो नहीं ना है सफल जी? बताइए तो। वो जो माझी थे हमारे आदरणीय, जीवन में कितने सफल हुए बताइए? उनका दृढ़ संकल्प, किताब में नहीं थे वो, यानी कि अकादमिक, जिसी को कहते हैं शैक्षिक, करिकुलर, स्कॉलेस्टिक, एकेडमिक, उनका नहीं था बेहतर सक्सेसफुली रिजल्ट, लेकिन वो गैर अकादमिक जीवन में बेहतर कर पाए। तो बदलती है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हालांकि अंतर समूह, फिर वही बात देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता, नहीं समझे पर्सनल इंडिविजुअलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बच्चा क्या होता है ना, इंडिविजुअल रूप में डिफरेंट होता है। प्रत्येक बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अरे बायोमेट्रिक सिस्टम में आप देखते होंगे फिंगरप्रिंट अलग होता है, आंखों की पुतली अलग होती है, किसी को पूरा पैसा दे दिया, फट्टा जींस खरीद लिया। पोशाक में भी विभिन्नता होती है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली, कोई गॉड गिफ्टेड, कोई क्रिएटिव माइंड का, कोई डल माइंडेड, फीबल माइंडेड, यानी मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि। तो इतनी विविधता है जी, तो शिक्षक की पढ़ाने की तकनीक एक जैसी कैसे होगी? विविध होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विविध, बहुआयामी, मल्टीपल मेथड होना चाहिए, है ना। संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता। आइए, ऑटिज्म आ गया, ऑटिज्म। और ऑटिज्म वाले बच्चे देखते होंगे, विरले लोग, पूरे विश्व में 2% की जनसंख्या लगभग, अमेरिका में सर्वाधिक, इंग्लैंड में भी सर्वाधिक ऑटिज्म। अर्थात 50 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा गछिया के नीचे बैठ के अपने ही वस्तु से अकेले मन मस्त है, स्व में लीन है। इसी को आत्म विमोह, स्व विमोह, ऑटिज्म, सेल्फ सेंटर्ड ऑटिज्म, स्वलीनता कहते हैं। अलग थलग रहना, समाज के लोगों से कटा रहना। तो इससे क्या होगा, प्रश्न में पूछता है, सामाजिक मेल जोल नहीं बढ़ेगा। मेल जोल में क्या होगा? कटाव, मेल जोल कटाव, प्रश्न के उत्तर में लिया था। संप्रेषण अभाव, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, संप्रेषण का क्या हो जाएगा? अभाव, अभाव हो जाएगा किसका? कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, यानी सामाजिक संपर्क टूट जाता है, याद रखिएगा। आइए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, स्वलीनता वाले विद्यार्थी ना रोज वही टॉय से खेलेंगे, एक ही टॉय से, तो एक वस्तु के प्रति उनकी बुद्धि बहुत स्मरण शक्ति तेज रहती है, उस एक वस्तु के प्रति। इसका शिक्षा जगत में प्रयोग करना चाहिए, उनकी बुद्धि का, उस एक बुद्धि का। एक चीज देखेंगे आप, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, यानी कि न्यून, जिसे कहते हैं हरास, एकाग्रचित्ता, अवधान, और अति सक्रियशालिता विकार। एक चीज पर अटेंशन नहीं कर पाता, और कभी कभी इतना हाइपर हो जाता है ना, इतना हाइपर हो जाता है ना कि मत पूछिए, विचलित जैसा व्यवहार करने लग जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाता है बालक, हाइपर एक्टिव, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, विकर्षण अपने कार्य के प्रति। तो उन्नत संवाद की कौशल प्रदर्शित करते हैं। उन्नत संवाद, अरे सर संवाद कहां से करेगा? कम्युनिकेशन देख लो आप, इंग्लिश जब अलग थलग रहता है। अच्छा, दिनचर्या या चरण का सख्ती से पालन, कहता है वो जो रूटीन है ना उसका, वो एकदम रोज वही खिलौने से खेलेगा, वही रूटीन को फॉलो करेगा, सेम उसी जगह पर जाकर के बैठेगा, उसी रूटीन दिनचर्या को पालन करता है। ऑटिज्म आत्मविमोह स्वमोह के साथ सही है हमारा उत्तर। उन्नत, गुणवत्तापूर्ण, बेहतर, क्वालिटीदार सोसाइटल रिलेशनशिप होता है। अच्छी, मजाक करते हैं, गौरव हो जाए नहीं अच्छी।
कल्पनाशील, रचनात्मक, बौद्धिक, तार्किक, कहां से होगा जी? देखिए ना, इमेजिनेटिव प्ले। डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है अभिकथन असर्शन। क्या कह रहा है भाई? कहता है क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ फियर। अरे बाप रे, फियर से बच्चे को पढ़ाओगे, तनाव से, स्ट्रेस से, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हर कदम तैयार रखता है। सुसाधित मतलब अपनाना होता है, एडॉप्ट करना होता है। अधिगम केवल बाहरी नहीं जी, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, इंटरनल होना चाहिए, है ना? तो दोनों गलत हो गए ना। ए इज द राइट आंसर, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, नियंत्रित और स्वतंत्र वातावरण देना है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। वर्ग समावेशन क्या पढ़ रहे हैं? समावेशन समझ रहे हैं? समावेशी कक्षा, सबका करेंगे, स्वैग से करेंगे, प्यार से करेंगे, सबका, इन क्लास में, इन इंक्लूजन, सबका स्वागत। चाहे दिव्यांग का बच्चा हो, दृष्टि बाधित हो, चाहे श्रवण बाधित हो बच्चा, झुग्गी झोपड़ी का बालक हो, चाहे मुखिया जी का बेटा, सरपंच का बेटा, जो भी हो, एक छत के नीचे सभी साथ साथ मिल करके पढ़ेंगे। चलेंगे साथ मिलकर, चलेंगे साथ, तुझे मिलना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर। चलिए, लोकेश, लोकेश भाई जी जो है ना, एक संकल्पना, कॉन्सेप्ट संकल्पना, दिल्ली को दूसरी कॉन्सेप्ट के समूह के रूप में वर्गीकृत करने में क्या होती है भाई? परेशानी होती है। ठीक, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? कॉन्सेप्ट मैपिंग की, अर्थात संज्ञानात्मक क्षमता में बच्चे में दिक्कत पाई जाती है। असर्शन क्या कहता है? वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाला कौन सा होगा? लोकेश को हो रही है दिक्कत, और जब दिक्कत हो रही है भाई, समूह में वर्गीकृत नहीं कर पा रहा है, काहे को ये वाला होगा? यही ना पूछ रहा है। देखिए रीजन, कारण, यह समझना कि भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशन, डर, भय, घृणा, नफरत, ये सभी क्या हैं? संवेग, अर्थात इमोशंस, इसी को फीलिंग, भावना कहते हैं। और ये ना स्मृति, बोले तो संज्ञान, कॉग्निशन, किससे कॉग्निशन से जुड़ा होता है। डर लगा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान अब क्या होगा? संज्ञान को भी किया ना प्रभावित, तो दोनों आपस में ये जुड़ा होता है। बोथ आर इंटरलिंक्ड, कोरिलेटेड, सहसंबंधित, गुथे हुए होते हैं, याद रखिए। और हमें सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ रेगुलेटिंग करने में, सेल्फ मॉनिटरिंग करने में ये क्या करेंगे? एक दूसरे को मदद करते हैं। सीखने को कैसे प्रभावित करती है? स्वनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। ये बात हमारी क्या है? सही है। और हमारा उत्तर देख लीजिए, ये सही तो होगा नहीं, ए और आर दोनों गलत है। देखिए जरा उत्तर देखा जाए, क्या हो जाएगा उत्तर? बताइए, एक बार फिर से पढ़ा जाए जरा सा। चलिए गौर से पढ़िएगा, गौर फरमाइएगा क्या लिखा गया है जी। एक एक शब्द को चबाकर पढ़ा जाए, जेहन में उतारा जाए। वर्ग समावेशन यानी कि क्लास इनकल्सन बनाया जाना चाहता है ना, प्रत्येक वस्तु का एक ग्रुप बनाया जाता है, वस्तु का वर्गीकरण, विभेदीकरण, वर्ग समावेशन। और वर्ग समावेशन की समझ कब आती है? जब आप देखेंगे जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे के तीसरे चरण, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 वर्ष में ये क्रिएट हो जाती है ना। और चलिए देखते हैं ये प्रश्न आपका। ए लोकेश को कहता है, लोकेश हैज ट्रबल विथ क्लासिफाइंग वन कॉन्सेप्ट एज अ सबसेट ऑफ अनदर। एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने में उसे दिक्कत हो रही है। तो ये क्या नहीं है? क्लास इनकल्सन। क्या नहीं है भाई? क्लास इनकल्सन तो है नहीं। ये होगा क्या? नहीं ना होगा, गलत हो गया।
आइए दूसरा कहता है अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशंस अफेक्ट मेमोरी। ये समझना कि इमोशन अर्थात ये जो संवेग हैं वो कैसे संज्ञान को अफेक्ट करते हैं, किसको, कॉग्निशन को, मेमोरी को, ये समझना। कहता है और सीखने को कैसे प्रभावित करता है और लर्निंग को, अधिगम को कैसे अफेक्ट करता है। लर्निंग कैन लीड टू, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। लर्निंग कैन लीड टू सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। और हम अपने आप का क्रिया का क्या करते हैं, क्रियान्वयन, आत्मचिंतन। बताइए अब ये विकल्प क्या सही है? ये भी तब तो गलत हो जाएगा ना। ये भी सही है, ये तो विकल्प सही है ही नहीं है क्या? सही नहीं है? सही ये विकल्प सही है जी। और एक नंबर देखिए, एक नंबर देखा जाए, संकल्पना उपसमूह के दूसरे वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण, वर्ग समावेशन, क्लास इंकल्सन। ये विकल्प हमारा ना यहाँ आप ऑप्शन के आधार नहीं, ये सही है, ये सही है, सॉरी ये सही है। कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है ना, कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट दूसरे जगह उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में। देखिए उपसमूह दिया गया है ना, सब सेट के रूप में परेशानी हो रही है ना, तो वर्ग समावेशन ये तो सही है। लेकिन ये जो है यहाँ पर भावना और स्मृति, संज्ञान और संवेग के बारे में दे दिया गया है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए हमारा उत्तर ये सी नंबर जी, ये सी नंबर। क्या ए सही यार? व्याख्या लेकिन नहीं करता है, दोनों सही है। ओ माय गॉड, वर्ग समावेशन, ठीक है। अच्छा, बच्चे बड़ों की अपेक्षा ही सोच सकते हैं। मात्रात्मक यानी मात्रा क्या होती है उनकी, सेम होती है। क्वांटिटी जो होती है ना, मात्रा वो सेम होती है मात्रा। क्वालिटी जो होता है ना, गुण, क्वालिटी वो भिन्न भिन्न होता है। ऐसा कौन कहते हैं? प्याजे, प्याजे। तो ये बात क्या है? सच है, सही है। क्या बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते? नहीं। कहते हैं बच्चे वयस्क पर निर्भर जबकि वयस्क स्वतंत्र? नहीं। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से क्या होती है, भिन्न? नहीं बाबा, मात्रा जो होती है ना, क्वांटिटी वो सेम होती है। इसको से किस प्रकार भिन्न है? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से, सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से, नहीं 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 नहीं। चलिए देखिए, बताइए उत्तर क्या मिला। यस, ए नंबर, बच्चों की सोच वयस्कों से, बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है ना। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार ना बच्चों की सोच विचार से भिन्न है। देखिए देखिए देखिए, आदरणीय सर हमारे पधार चुके हैं एक्चुअली। हाँ, अकॉर्डिंग टू, सर को भी तकलीफ हो जाएगी, मुझे समय नहीं दिया गया। बताइए, बहुत बुरी बात है ना, मित्रों से ही तो हमारी पहचान है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप से, आप इतनी बात याद रखिए सबसे पहले। देखिए भिन्न होते हैं बच्चे और वयस्क दोनों, पियाजे कहते हैं कि बराबर मात्रा में सोच सकते हैं, यानी मात्रा जो सोचने का जो अमाउंट है ना, क्वांटिटी वो बराबर होती है, लेकिन उतने उनके सोचने का जो प्रकार है गुणात्मक रूप में, क्वालिटी के रूप में अलग अलग होता है। कैसे होता है? अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग होती है, गुणात्मक रूप में क्या होती है, भिन्न होती है। यही पियाजे कहते हैं, ठीक। और वहां दिया है गुणात्मक, तो गुणात्मक विचार ना वयस्कों से उनका जो सोच है बच्चों का किस प्रकार भिन्न है, यही तो गुण है कि किस प्रकार, क्वालिटी। बाकी आप देखिएगा ना, यहाँ मात्रा तुम ये गलत कर दिया, और ये रिपीटेटिव 3 से 4 बार प्रश्न रिपीट हुए हैं जी। बच्चे वयस्कों पर निर्भर जबकि वे स्वतंत्र, नहीं। नेक्स्ट है परासंज्ञान। परासंज्ञान का मतलब मेटाकॉग्निशन, चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना। देखिए, विद्यार्थी को सक्रिय कार्य, सेशन वाला कार्य, सेशन, ठीक,
मुझे नहीं नोट्स प्रदान करना, गृह कार्य सौंपना, याद करना, कहता है बजाय अंक देना, प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि। क्या गुणात्मक यानी कि क्वालिटी, नंबर नहीं, नंबर अंक मार्क्स। स्वयं के सीखने सोचने की प्रक्रिया विचार करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, अपने स्वयं के चिंतन को बढ़ावा देना। कैसा स्वयं का चिंतन, छात्र अपने विचार के प्रति सजग है, स्वयं के चिंतन को प्रोत्साहन देना, तो ये हमारा सबसे बेहतरीन दमदार उत्तर हो जाएगा, है ना। आत्मचिंतन, स्वमंथन। अच्छा यहां पर आप देख रहे हैं क्या कहता है, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, गुणात्मक नहीं देना, अंक देना। अच्छे से पढ़िएगा, ये नेगेटिव महा नेगेटिव है। इंस्टीड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, क्या देना, मार्क्स, इसलिए गलत, डी नंबर बेस्ट आंसर। और ये हमारा प्रश्न 7 जुलाई 2024। जी हाँ। नेक्स्ट कहते हैं वाइगोत्स्की अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। वाइगोत्स्की ना एक दूसरे से स्वतंत्र हैं क्या, कहता है विचार प्रक्रिया जटिल विनिमय प्रक्रिया है, भाषा विचार को आकार नहीं देती क्या, विचार भाषा को आकार देते हैं, विचार भाषा, देखिए भाषा विचार को आकार नहीं देती क्या, वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है। और आप देखें बी नंबर में भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। क्या होता है, लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जी, बाकी ये तो कहीं पे नहीं है कि भाषा पहले आती है विचार बाद में आती है, ये तो आपको पियाजे के आधार पे लग रहा होगा ना। बी इज द राइट आंसर। क्योंकि 2 वर्ष के बाद ना भाषा और विचार समानांतर चलते हैं ना, ये भाषा है भाषा है भाषा है जीवन में आगे बढ़ने का, क्या जी, भाषा है। चलिए देखते हैं। कहता है एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तु को वर्गीकृत करने, उन वर्गीकृत स्कीमा का विश्लेषण करने आवश्यकता हो। अच्छा यहां पर आप देखिए पर्यावरण की बातें की जा रही है, पर्यावरण से संबंधित, और हम नहीं कह देंगे प्राकृतिक बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। यस, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। बात पर ध्यान दे, बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय कि इसके वो क्या, ये देखिए बच्चे की निगेटिव बातों को ही पकड़ना कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, अरे ये पता कीजिए ना क्या, हाँ यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्या, सीखने की ड्यूरिंग और फिर आफ्टर के बाद भी। अच्छा तुलना करेंगे क्या भेदभाव, सत्रांत परीक्षा क्या, परीक्षा आकलन कैसा, सीखने की गतिविधि पहले और बाद में भी, यानी कि दौरान। क्या सबसे अधिक प्रभावी कौन होगा बताइए, तो सबसे अधिक प्रभावी कौन हो जाएगा, डी नंबर देखा जाए जरा सा, डी कितना प्यारा उत्तर है आपका। आकलन जो होता है ना, असेसमेंट, ऐसा नहीं कि वर्ष के अंत में, वर्ष से पहले, ऐसा नहीं, दौरान होना चाहिए, यही तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस कहलाता है ना। अच्छा, रमा एक शिक्षिका वाइगोत्स्की के सिद्धांत अपनी कक्षा में लागू, वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में कार्य, अच्छा समूह में कार्य देती है ना, ऑप्शन देख लिया जाए, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में भी मत फंस जाइए, वाइगोत्स्की आ गया, आप लोग समझदार हो चुके हैं। और ये ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन आपका क्या, बी नंबर देखिए, बी नंबर ऑप्शन, वर्क थ्रू द प्रॉब्लम, क्या है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें, बिल्कुल समूह के अन्य सदस्य को शामिल करते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार क्या देना चाहिए, फीडबैक, स्कैफोल्डिंग, प्रतिपुष्टि। यहां देख रहे हैं ना, समस्या को स्वयं हल करने के प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चे को पाठ निर्माण, आलंबन, स्कैफोल्डिंग देना चाहिए ना, उत्तर प्रदान करना, ये तो रट्टू तोता हो गया बनाना बच्चे को, आवश्यकता के अनुसार, जरूरत पड़ने के अनुसार क्या देना, मदद। छात्र को एक अलग कार्य सौंप दें, वो चीज नहीं पढ़ेगा ना तो फिर बच्चा, तो क्या हो गया, बी नंबर हमारा उत्तर।
नेक्स्ट, भावना। भावना समझ रहे हैं ना, वो भावना कुमारी नहीं, संवेग, पर्सनैलिटी और सामाजिक संबंध में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो भावनाएं जो होती हैं कौन से विकास में बताइए? भावना, संवेग, ये क्या होंगी? नहीं समझे? एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत। जी हाँ, हमारी मानसिक क्षमताएं, हमारे संवेग जो होते हैं ना, हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, अभी तुरंत हमने पढ़ाया है। अभी लगातार मैंने जब वीडियो शुरू किया था ना, बैक में जाइए, एरिक एरिक्सन के 8 चरण से हमने परिचय करवाया है आपको। समाज से जुड़ा संबंध, पर्सोनैलिटी मनुष्य का, भावना, इमोशन से जुड़ा रहता है, इसके बारे में हमने वर्णन किया हुआ है। वीडियो को बैक कीजिए और देखें। 3 प्रश्न के पहले बाद हमने जो है ना उसके बारे में वर्णन किया है शुरू में। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थी को डैश की ओर ले जाते। क्या बच्चा मशीन है, यंत्रवत, ग्रहणशील, अरे उत्पादन करता, ह्यूरिस्टिक, खोज, अन्वेषण, डिस्कवरी होनी चाहिए ना, अर्थहीन तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक, अर्थ की रचना। यस। अगला है हमारा प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताता है। भाई क्या बताता है? चलिए हम भी जान लेते हैं क्या बताता है। ए नंबर क्या कहता है, पढ़िए जरा। अच्छा, जैविक के ओर यानी कि जैविक मुमूर्षा पियाजे बात करते हैं, इस बात को याद रखेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। क्या होगा? पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह के अनुसार बांटा जाना चाहिए। आयु के अनुसार समझाती है, बोले तो होमोजीनस होना चाहिए आयु, और चरण के आधार पर 4 चरण दिए है ना, आप जानते हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इंग्लिश में सुने, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। उम्र सुने, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 और 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। मेरी आवाज ज्यादा स्पीड हो जाए ना, आप स्पीड उसमें ऑटो में जाइएगा, फॉरवर्डिंग वो उसमें जाकर के ना उसको आवाज को थोड़ा 0.75 पे कर लीजिएगा जी, क्योंकि समय कम है ना, परीक्षा आपकी नजदीक होने वाली है, तो समय कम है, इस बात को ध्यान रखें, ज्यादा ज्यादा प्रश्नों को करना है ना। शिक्षक बल गतिविधि के परिणाम पर, कहते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा इस पर, न कि सोचने की प्रक्रिया पर। ये देखिए ना, ये गलत हुआ ना। व्यवहार को दंड एवं अनुशासन ये तो करेंगे नहीं। अवधारणा को जटिल से सरल, सरल से जटिल रूप में सिखाया जाता है। इजी टू कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स टू इजी कर दिया जाए। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित, आपको मैंने बताया ना, बच्चे में क्या ज्ञान, विचारशील, तर्कपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चा क्या निपुणता उन्मुखी, प्रवीणता उन्मुखी, मास्टरी ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्राप्त कर सके। हाँ, ये देखिए, वृद्धिशील दृष्टिकोण, यही तो शुरुआत के प्रश्न में जो 1 नंबर था ना, यही था, इंक्रीमेंटल व्यू। ये सही होता है जी, वृद्धिशील दृष्टिकोण बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, योग्यता को। यही महारत उन्मुखी के आधार पर सही होता है। स्थिर होगा क्या बच्चा? फिक्स, एक दृष्टि, गलत ना। अच्छा, क्या कहता है? बाहरी अभिप्रेरणा, गलत ना, यहां पर भी बाहरी अभिप्रेरणा है ना। और स्थिर दृष्टिकोण, फिक्स दृष्टिकोण, इसी को ना मित्रों कहते हैं। पहला जो प्रश्न था, लिखिए, स्थिरता बनाम वृद्धिशील दृष्टिकोण जी, इसी को कहते हैं एंटाइटी वर्सेस इंक्रीमेंटल व्यू, लिख लिया जाए। और अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व पुरुषत्व की परंपरा। देखिए, किशोरावस्था में क्या जेंडर के अनुसार स्त्री अपने पोशाक पहनते हैं, स्त्री घर के कामकाज करते हैं, है ना, ये सब क्या है? भूमिका। और रुपया पैसा कमाने कौन जाते हैं? मेल वगैरह। ये सब क्या है? रोल बांट दिया गया, लेकिन ये समाज की कुप्रथा है ना, समाज का कटाक्ष है, मानते हैं ना इस बात को। चलिए, तो
क्या प्रश्न को पढ़िए, पढ़ा जाए इसे। स्त्रीत्व और पुरुषत्व जो है, फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो। किशोरावस्था के दौरान जो है ना, ऐसी परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। क्या? जेंडर और जेंडर भूमिका, अर्थात जेंडर क्या होता है? सामाजिक सत्ता, और जेंडर रोल्स क्या होता है? जेंडर रोल ये भी समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। क्या कहा जा रहा है? जैविक रूप से। सर, समाज के द्वारा निर्धारित की जाती है, ये तो गलत बात हो जाएगी ना, होगा कि नहीं? देखिए, ये तो गलत हो जाएगा ना आखिर, गौर फरमाइएगा। ठीक है, ये देखें, जेंडर एंड जेंडर रूल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकली। जैविक नहीं होती हैं, क्या होती हैं? सोसाइटल होती हैं, सामाजिक सत्ता। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षा, ड्यूरिंग एडोलसेंस द प्रेशर ऑफ कन्फर्म टू जेंडर। देखिए, ये जरूरी थोड़े है कि किशोरावस्था के दौरान ही, तब तो हम बाल्यावस्था के दौरान, बचपना अवस्था, चाइल्डहुड के दौरान भी कह सकते हैं ना, यह जरूरी तो है। तब तो फिर युवावस्था में और ज्यादा तब तो हो जाएगा, इसलिए दोनों को गलत कीजिए यहां पर, ए नंबर। और बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष ऐसा नहीं भी करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच आर्ग्यूमेंट, सहज बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक बात है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है क्या? बाधा है क्या? नहीं ना, तो ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञान है। ज्ञान क्या होता है बताइए? तो निष्क्रिय होता है क्या? निष्क्रिय नहीं ना, बजाय बच्चे के निर्मित किया जाता है। निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे के द्वारा पारित। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है प्रश्न में? पढ़िए, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित नहीं होता है ना, माने वातावरण समाज से निष्क्रिय रूप में नहीं। क्या करता है? बच्चा खुद से ज्ञान का आत्मचिंतन निर्माण करता है। यस, जन्मजात और दिया हुआ होता है, अंतःक्रिया के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय। ये देख रहे हो ना आप, इसे गौर से पढ़ना, ही गलत हो गया। MKO अन्य लोग से बातचीत से सह निर्मित होता है, ये तो वाइगोत्स्की कहते हैं, सह निर्मित, यानी वातावरण के द्वारा, समाज के द्वारा। ए इज द बेस्ट आंसर। मित्रों, गौर फरमाइएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है। कैसा होता है? गतिशील। मानक संदर्भित तो गलत हो गया ना, योगात्मक। गतिशील को क्या कहते हैं? लचीला, फ्लेक्सिबल। और ये प्रश्न आपका 21 जनवरी 2024 पेपर 2 मैथ साइंस से भी हमने प्रश्न को रखा है। और क्या SST 628 मैथ साइंस, वो तो एक के आता है CDP जी, उसमें बदलाव थोड़े होता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे स्टोर करना आवश्यक है? स्टोर करना आवश्यक होता है, और स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान देना। क्या करते हैं? अटेंशन, नहीं, अवधान जिसे कहते हैं। Which of the following is an example of a question that requires a student to analyze information? जानकारी विश्लेषण करने की आवश्यकता